तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो है एक हमारे जो देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और हमारे देश के एक बड़े इज्जत के बहुत ही रिस्पेक्टेड एक पर्सन है ना, एक साइंटिस्ट। वैसे तो साइंटिस्ट थे पर हर फील्ड में इनका नाम है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनका पूरा नाम एपीजे का फुल फॉर्म बनता है अबुल परिकर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम है। तो लंबा नाम है तो शॉर्ट में एपीजे अब्दुल कलाम कर देते हैं। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे और इन्होंने हमारे इनका क्या क्या योगदान है, इनके शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे। तो जो इनका जन्म जो है, अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि एकदम एक रामेश्वरम नाम की एक जगह है, जो कि हिंदुओं की एक बड़ी धार्मिक जगह है, क्योंकि वो जगह बताई जाती है जहां से रामचंद्र जी ने अपना जो लंका के लिए जो ब्रिज बनाया था, वो बताते हैं वहां से उसको बनाना शुरू किया था। तो रामेश्वरम नाम की जगह है और बड़ी रिलीजियस जगह है। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी, अब आप कहेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी क्या है? ये जब ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि हम 1931 की बात कर रहे हैं, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो देश जो था 3 बड़े भूभागों में बांटा हुआ था। देश को एक ज्योग्राफिकल लाइन में बांट दिया था। एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो नॉर्थ वाला पूरा पंजाब और यहाँ तक कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा और ये पूरा जितना भी ब्रिटिश इंडिया का बर्मा तक, ये बंगाल प्रेसिडेंसी था, बहुत बड़ा एरिया है ना। और उसके बाद ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, जो कि बलूचिस्तान से शुरू होके और या नीचे आप ये कहेंगे कि गोवा से भी नीचे कर्नाटका तक आता था। और फिर एक तीसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, जो लगभग पूरा एमपी से शुरू होके उड़ीसा से आंध्रा लेके और केरला तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स और कर्नाटका का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आ जाता था। तो ये जो इनका जन्म हुआ था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी उस जमाने में थी, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट उस टाइम नहीं बना था, है ना, मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट नहीं था। तो ये रामेश्वरम में ये मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, आप सब जानते होंगे, हिस्टोरिकल साइट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वहां पे उनका घर था। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा अच्छा घर दिख रहा है अब्दुल कलाम जी का, पर आपको मैंने इनका पहले घर दिखाया, असल में ये घर था इनका, है ना। एक बहुत ही सिंपल से परिवार से इनका वो था। और अभी ये जो घर है, अगर आप अब जाएंगे अब्दुल कलाम जी का घर देखने, तो आपको ऐसा दिखेगा, 2 मंजिली वो दिखेगा, ऊपर अलग है नीचे अलग है, 2 मंजिलें बना दी गई हैं, है ना। इसमें आपको टाइम से अंदर जाना है, गैलरी है और उनका कुछ सामान और भी जो सामान उनके हैं उससे रिलेटेड, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उनके पिताजी थे, इनका नाम था जलालुद्दीन, जिससे उनके अब्दुल कलाम जी के नाम में भी पिताजी का नाम जुड़ता था। और ये मरियाकर नाम के ये जो लोग होते थे, ये एक वो लोग होते थे जो कि बोट चलाते थे, नाव चलाने वाले लोग होते थे, है ना। और ये समुद्र किनारे थे तो नाव चलाने वाले लोग थे। और साथ के साथ एक बड़े रिलीजियस व्यक्ति थे, इमाम थे, वहां की जो लोकल मॉस्क थी और वहां के ये इमाम थे। और इनकी माँ का नाम था आशी अम्मा, आशी अम्मा इनकी मदर का नाम था, जो कि घर में रहती थी। और इनका काम होता था कि जो पिलग्रिम्स, हिंदू पिलग्रिम्स जो रामेश्वरम में आते थे, धनुषकोडी तक जाते थे, है ना। धनुषकोडी एक जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो धनुषकोडी मतलब जो धनुष का एंड वाला हिस्सा है ना, जो धनुष का जहां पे धागा बांधा जाता है, वो मोड़ जैसा होता है, उसको एक जगह है भूभाग है जमीन का, जिसको कि धनुषकोडी कहा जाता था। वहां तक पिलग्रिम्स को लेके जाते थे, क्योंकि उसके बाद समुद्र शुरू हो जाता था। 24 किलोमीटर के बाद फिर श्रीलंका का वाली साइड आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए, ये है रामेश्वरम और यहाँ ये धनुषकोडी है, और यहाँ से श्रीलंका ये 24 किलोमीटर रह जाता है। तो ये जो भाग है, ये बताया जाता है साहब, ये यहाँ तक श्रीलंका का, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ से ब्रिज बना के श्रीलंका में गए थे। तो ये रामेश्वरम की जगह है और यहाँ पे धनुषकोडी है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये धनुषकोडी है, जिसको धनुष का आखिरी वो कह देते हैं, है ना। और ये 24 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया श्रीलंका से रह जाता है। और ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शहर बसा हुआ था पहले, और यहाँ पे व्यापार होता था, लोग आते थे जाते थे, अभी भी लोग जाते हैं। और अब यहाँ पे रहता कोई नहीं है, अनइनहेबिटेड है। पहले यहाँ पे एक बड़ा शहर जैसा बसा हुआ था।
पर एक 1964 में बताते हैं एक बड़ा तूफान आया था जिससे कि ये पूरा इलाका सब कुछ सब खत्म हो गया। तो अब यहाँ कोई नहीं रहता, ये अनइनहेबिटेड है और ये धनुष के बांध का आखिरी हिस्सा जैसा ऐसा लगता है, इसलिए इसका नाम धनुषकोडी रख दिया। तो यहाँ तक वो पिलग्रिम्स को अपनी नाव में लेके आते थे और छोड़ते थे। और इसमें आपको दो चीज और मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप हम जब इस एरिया को देख ही रहे हैं, ये रामेश्वरम हो गया, ये धनुषकोडी हो गया, और ये जो इलाका है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसको बोलते हैं दो जमीन के भूभाग के बीच में अगर कोई जल का मार्ग हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, STRAIT। तो ये स्ट्रेट है, इसको पाल स्ट्रेट बोलते हैं, PAL के, पाल स्ट्रेट। और ये जो गल्फ है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो दो चीज आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे ज्योग्राफी में है या कुछ हो उनको याद हो जाएगा। एक तो ये पाल स्ट्रेट है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और इसके बीच में ये रामेश्वरम, और यहाँ से ये धनुषकोडी यहाँ तक आ गया। तो ये वो जगह थी जहां वो पैदा हुए थे। और उसके पिताजी, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े रिलीजियस व्यक्ति थे, डेली नमाज पढ़ते थे और रमजान में बड़े फास्ट रखते, मतलब एक जो मुसलमान आदमी जो करता है वो सब वो करते थे। और यहाँ पे अपने बच्चों को भी वो बड़ा इनको लेके जाते थे इस मस्जिद में यहाँ पे ले जाने के लिए। और वो अपने पिताजी से बड़े इम्प्रेस थे, क्योंकि वो इनके पिताजी एक बड़े इतने इमाम होने के बावजूद और इतने सब होने के बावजूद वहां का कल्चर बहुत ही खूबसूरत था। मैं काश ऐसा अभी भी हो जाए। वो रोज शाम को वहां का जो एक मंदिर का, रामेश्वरम का जो मेन प्रीस्ट था, उसका नाम था उस समय में था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो इनके पिताजी और एक चर्च का पादरी था, ये तीनों बैठ के चाय पीते थे एक साथ और रामेश्वरम के बारे में, अपने जगह के बारे में सब आपस में बड़ा कोऑपरेट, डायलॉग्स करते थे, आपस में वाद विवाद करते थे, क्या सा चल रहा है, एक दूसरे के धर्म से आदर से, एक दूसरे के धर्म के ऊपर कोई वो से रिलेटेड, आपके धर्म में ऐसा क्या कहते हैं, इसके धर्म में क्या कहते हैं, ऐसे करके बड़ा अच्छा था। तो इससे उनके ऊपर बड़ा इंप्रेशन पड़ा अब्दुल कलाम जी के ऊपर जब वो छोटे थे। तो वो कहते हैं, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज द वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। बड़े लोगों के लिए, जो महान लोग हैं, धर्म जो है वो एक दोस्ती बनाने का जरिया है, और जो छोटे लोग हैं ना, जो मूर्ख लोग हैं, वो इसको लड़ने का जरिया बना लेते हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन में ये चीज सीख ली थी कि धर्म जो है बुद्धिमान लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए दोस्त बनाने का जरिया है। तो ये उन्होंने ऐसे माहौल में अब्दुल कलाम जी का पालन पोषण हुआ। और उसके बाद एक बड़ी एक डेवलपमेंट की बात है, खैर अच्छी बात थी, पर इससे परिवार को बड़ा नुकसान हो गया। अब जो धनुषकोडी से लेके, श्रीलंका से लेके और बल्कि इंडिया तक है ना, ये और धनुषकोडी तक ये एक ट्रेन लाइन बिछा दी गई। और ये ट्रेन लाइन से क्या हुआ, पम्बम मेन आइलैंड से लेके ये जो जो पिलग्रिम्स को लेके जाया करते थे, अपनी बोट्स में बैठा के वहां तक लेके जाते थे, जिससे उनको पैसा मिलता था, राशन लेके जाते थे, खाने पीने का सामान पहुंचाते थे, वो काम अब ट्रेन से हो गया। उनका नाव वालों को कोई पूछता नहीं था, इनका काम बिल्कुल ठंडा हो गया। और इनकी पारिवारिक दशा जो है, इसलिए इनका नाम देखो यहाँ पे ये लिखा है, इनको बोला गया था बोट, वुडन बोट स्टीयरर्स, बोट को स्टीयर करने वाले, मतलब चलाने वाले, लकड़ी की नाव को चलाने वाले, इसीलिए इनका नाम था मारा कल्लाम अय्या किवर, जो कि बाद में मराकियर बन गया, शॉर्ट फॉर्म बन गया उसका, जिसका मतलब था बोट चलाने वाले लोग। तो ये वहां से लेके जाते हैं। 1914 में ये जो ब्रिज बना, इससे इनका पूरा परिवार का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि कमाई का साधन जो था वो खत्म हो गया। अब ये 5 भाई बहन थे टोटल, है ना, ये 5 भाई बहन थे। और 1920 में जब ये ब्रिज बन गया, उस 1914 में ब्रिज बन गया था, पर इससे 20 आते आते इनके परिवार की जो दशा थी बहुत, क्योंकि जो कुछ कमाई थी, जो कुछ इनकी प्रॉपर्टी थी, सब बेच बाच के, क्योंकि खाना वाना सब कम हो गया, पैसा कम हो गया, तो परिवार में दशा थोड़ी बहुत मजबूरी वाली, किल्लत वाली हो गई। और इनके 5 भाई बहन थे ये टोटल। सबसे छोटे कलाम जी थे, सबसे बड़ी इनकी बहन थी जिसका नाम था असीम जोहरा, बहुत प्यार करती थी इनको। और इनके बाद 3 भाई थे, फिर लास्ट में अब्दुल कलाम जी थे, और ये सबसे बड़े भाई हैं जो अभी जिंदा हैं, बाकी सबका देहांत हो चुका है। और ये अपने परिवार से बड़े जुड़े थे, हैं? कभी इन्होंने खुद तो विवाह किया नहीं, पर ये अपने परिवार के साथ बड़े जुड़े थे और अपने परिवार के
जरूरतों को, अपनी पूरी जिंदगी भर जो कुछ कमाते थे थोड़ा थोड़ा पैसा अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, बहन को, और उनके जिनको जरूरत होती थी अपने परिवार में भेजते रहते थे, हैं। तो ये इनका बड़ा प्रेम था। अब हम इनके बचपन की बातों को थोड़ा देखते हैं। इनका बचपन जो था, एक इनके बताते हैं, मेरा एक टीचर था जिसका नाम था स्वामी अय्यर। स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर को स्वामी अय्यर कर दिया। स्वामी अय्यर जो थे वो बड़े मैथ्स के अच्छे टीचर थे, पर उनकी एक बड़ी कमाल की बात थी कि एक तो वो साल में सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाते थे, सिर्फ 5 बच्चों, उससे ज्यादा बच्चे नहीं लेते थे। दूसरी बात, सुबह सुबह आना होता था बच्चों को पढ़ने के लिए, और बिना नहाए अगर कोई आता था तो उसको नहीं पढ़ाते थे। तो इनकी माँ इनको सुबह सुबह उठाती थी, नहला धुला के तैयार करके इनको पढ़ने के लिए भेज देती थी स्वामी अय्यर के यहाँ, और ये वहां जाते थे और बड़ा अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे वो। तो उससे इनको बहुत मैथ्स में शुरू से इंटरेस्ट हो गया। और उसके बाद जब वहां से 5:30 बजे वापिस आ जाते थे, सोच लीजिए तो मतलब कितने बजे सुबह जाते होंगे, वहां से वापिस आते थे 5:30 बजे, तो इनका पिताजी उनको लेके जाता था नमाज पढ़ने के लिए अरेबिक स्कूल में। वहां पे इन्हें कुरान की शिक्षा थोड़ी मिलती थी, कुरान पढ़ना सिखाते थे अपने बच्चों को। वहां से जाके 5:30 बजे के बाद जब ये कुरान पढ़ के आ जाते थे, उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो गए थे, तो परिवार में आपको पता है कि पैसे की थोड़ी किल्लत थी, नौकरी तो उस समय उनको मिली नहीं थी, छोटे थे पिताजी, तो थे वो बोट चलाने वाले थे और इमाम थे, तो इतना ज्यादा कमाई थी नहीं घर में। तो इन्होंने क्या किया, अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया है। वहां एक ट्रेन स्टेशन था जो रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन था, वहां से एक ट्रेन जाती थी, और क्योंकि उस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वॉर चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, ये जो ट्रेन थी वहां रुकती नहीं थी, वो सिर्फ अखबार को, चलती ट्रेन से अखबार को नीचे गिरा देते थे, और कलाम जो थे और जो न्यूज़पेपर वाले थे उसको, उस ट्रेन को, उस अखबार को इकट्ठा करते थे, साइकिल पे लादते थे और सारे में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उससे थोड़ी बहुत इनकम इनको हो जाती थी, अपना खर्चा थोड़ा बहुत निकाल लेते थे। ये मेहनत करने के बाद, सुबह पढ़ाई करने के बाद, फिर अरेबिक स्कूल जाने के बाद, फिर ट्यूशन पढ़ के, सब कुछ करके, फिर ये साइकिल से बांटने के बाद वो अपने स्कूल जाते थे। तो एक बताते हैं घटना अपने जीवन की, बता रहे थे, जब मैं अखबार बांट के एक बार आ गया, तो माँ ने कुछ खाना बनाया था, ब्रेकफास्ट रखा था, सब खाना खा रहे थे, और वो इनको भूख तो लग रही थी, बढ़ता हुआ बच्चा था, भूख लग रही थी, तो इन्होंने रोटी खाना शुरू कर दिया। उस जमाने में साउथ में आप जानते हैं रोटी कम बनती है ना, और गरीबी वैसे ही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी घरों में, तो रोटी बनती थी, नाश्ते में रोटी बनी हुई थी। तो अब ये खा रहे थे, तो माँ जो है रोटी पे रोटी दिए चले जाती, और ये भाई साहब खाए चले जाते। तो बड़े भाई ने उनको बाद में बोला, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू समझता नहीं क्या हो रहा है, तू खाए जा रहा है, माँ अपने हिस्से की रोटी भी तुझे देती जा रही है ना, वो बेचारी भूखी रहेगी। तो इसको बड़ा एकदम झटका सा लगा, और पूरा एकदम भागा और अपनी माँ से जाके चिपट गया है, और फिर ये समझ गया कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, कि ऐसे में भी अपना हिस्से की रोटी भी मुझे खिलाई जा रही है। तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। तो फिर इनकी माँ भी इनका बड़ा ध्यान रखती थी, है। सारे बच्चे सब, लाइट जो है उस जमाने में लैंप थे, लाइट तो पहुंची नहीं थी, तो 9 बजे लाइट बंद हो जाती थी, ये दिए बंद हो जाते थे। पर इनकी माँ स्पेशली इनके लिए 11 बजे तक लैंप जलाती थी, कि ये पढ़ ले, ये पढ़ना चाहते थे, तो इनके लिए लैंप जला के रखती थी, और ये उसी लैंप में ही पढ़ते रहते थे, है? और ये एक घर है जहाँ इनके बड़े भाई का, जो अब्दुल कलाम जी के बड़े भाई थे, उनका दोस्त था ये जो इन लेफ्ट में ये फोटो बनी हुई है, इनका एक दोस्त था, इसके पास बहुत सारी किताबें थी। तो कलाम जी जो है इनके घर चले जाते थे, और इनके घर से किताबें ले लेके पढ़ते थे। तो ये भी इनका एक बहुत अच्छा दोस्त था, जो इनसे बिना पैसे लिए इनको किताबें देता था पढ़ने के लिए, इनके बड़े भाई का। तो अभी हमें ये कल्चर समझना चाहिए। देखिए, ये कल्चर जो उस जमाने में था अब नहीं है। अगर हम आपसे कोई किसी से कोई चीज मांगता है, एकदम से उसके बदले, भैया इसके बदले में ये किराया लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। आप उस कल्चर की सोचिए, कितना अच्छा वो कल्चर था, जहाँ पे वो एक दूसरे की कैसे फ्री में हेल्प कर रहे हैं, कि भाई किसी तरह से किसी को हेल्प हो जाए। अब कलाम जी जो थे, अब ये हम कहें कि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, शुरू से फर्स्ट आते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक ठाक थे पढ़ने में, मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था, और जनरल ग्रेड्स आते थे, एवरेज ग्रेड्स आते थे, तो ज्यादा बहुत पढ़ने का नंबर नहीं आते थे, पर मैथ्स का बड़ा इनको प्रेम था, स्कूल में पढ़ते थे। और ये इंसिडेंट बताते हैं, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, हिंदी में ही है,
अगर हिंदी इंग्लिश में हुआ तो मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा। ये बताते हैं, घटना बताते हैं अपने स्कूल की। School topper. The Second World War was just over, and India awaited freedom eagerly. It was a time when the air was filled with the sound of the indistinct buzz of the radio. Gandhiji declared, Indians will build their own India. The whole country was filled with an unmatched optimism. I secretly wished for a chance to do something for my country. तो ये बता रहे हैं कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया भी था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और देश में आजादी के लिए गांधी जी का बड़ा मूवमेंट चल रहा था। देश में सब लोग, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे लोगों से बड़े इंप्रेस थे। तो ये एक जवान लड़का था, ये भी बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं, है? This, I needed to study in a good school. I never dared to ask my parents. I knew they wouldn't be able to afford it. अब ये चाहते थे कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूं, अगर अपने देश के लिए कुछ करना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर जानते थे कि भैया गरीब लोग हैं, मेरे माँ बाप कैसे पढ़ा पाएंगे, तो हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की। फिर क्या हुआ? One day, my father came up to me and, to my utter surprise, said, Abdul, I know how you've always wanted to pursue higher studies. Your mother and I aren't highly educated, but we have great dreams for you. Don't worry. We will somehow find the money for you to study in a good school. तो इनके पिताजी ने बोला कि हम जो है जैसे भी अफोर्ड करेंगे, पैसे की किल्लत है, दिक्कत है, फिर भी हम किसी तरह से तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। तो अब्दुल कलाम जी का बड़ा जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। The Schwartz School was in Ramanathapuram, a bustling town that lay across the sea from Rameshwaram. My brother took me to the school and I was admitted. It was a very good school. When it was hot and humid, the students were made to sit under trees as there were no fans in those days. We would run from under one tree to another when we changed classes. One day, as I was in a hurry, I stepped into the wrong class where my math teacher was taking a class. He glared at me through his glasses and said, What are you doing in this school if you can't even find your way to the right class? You should just go back to the village where you came from. He then caught me by the scruff of my neck and caned me in front of the whole class. बता रहे हैं कि स्कूल था, बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया, बड़ा भाई छोड़ने गया, बड़ा अच्छा माहौल था, गर्मी में पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, सब आप समझ गए। घटना ये हुई कि एक दिन जल्दबाजी में आए और एक गलत क्लास में चले गए और टीचर ने इनको, मैथ्स का टीचर था, बड़ी बुरी तरह से झाड़ दिया कि जब तुझे अपनी क्लास का नहीं पता तू पढ़ेगा क्या, ऐसे बोल दिया। I felt crushed. My family had made great sacrifices to send me to this school. I felt terribly homesick at times, but I was determined to make my family proud. From that day on, I made up my mind not only to be a good student, but to be the best. तो वो जब टीचर ने इनको डांटा, मार भी दिया, बड़ा बुरा लगा इसको। उस दिन से इन्हें सोच लिया मेरे को अब सबसे अच्छा बनना है, अब बहुत मेहनत करनी है, और इन्होंने बड़ी मेहनत करी। और उस साल क्या हुआ? I studied night and day. Many months later, my dream of scoring full marks in my math exam
finally came true. I was thrilled. The next morning, during our assembly, the same teacher who had punished me earlier smiled and said, "Whoever I punish becomes a great..." तो फिर ये अब हुआ क्या कि वो जो दिल पे लग गई बच्चे के, उसने बड़ी मेहनत करी और मैथ्स में फुल नंबर लेके आ गया। अब जब असेंबली हुई अगले दिन, तो वही मैथ्स का टीचर जिसने पिटाई करी थी वो खड़े होकर बोला, जिसकी भी पिटाई करता हूं ना वो बड़ा आदमी बन जाता है। तो सब हंसने लगे। और अब्दुल कलाम जी है, आप जानते हैं कैसे बाद में बड़े व्यक्ति बने। खैर, तो ये उनका प्राइमरी स्कूल था, स्वाट स्कूल, है ना। ये यहाँ पे वो प्राइमरी स्कूल तक और सेकेंडरी स्कूल तक यहाँ पे पढ़ाई करी उन्होंने। उसके बाद वो आए एक कॉलेज में गए, सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी की से एफिलिएटेड था। मतलब यहाँ की जो यहाँ से पढ़े हुए बच्चे को मद्रास यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता था। यहां से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन करी 1954 में, 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से अपनी ग्रेजुएशन करी। उसके बाद ये आईआईटी मद्रास में चले गए। वहां पे इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग ज्वाइन करी 1955 में, और वहां पे इन्होंने बड़ी मेहनत करी। वहां पे भी इनको, जैसे वहां मैथ्स का एक टीचर मिल गया था, वैसे यहाँ पे जो डीन था वो इनको बड़ा परेशान करने लगा। और उसने कहा, भैया अगर तू अपना टाइम से प्रोजेक्ट नहीं देगा, 3 दिन के अंदर मेरे को तेरा प्रोजेक्ट चाहिए, अगर 3 दिन में तूने प्रोजेक्ट नहीं दिया तो तेरी स्कॉलरशिप बंद कर दूंगा। वो गरीब परिवार से थे, स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी तो कैसे फीस जमा करेंगे अपनी। तो बड़ी टेंशन में, खैर अब्दुल कलाम जी ने वो अपना चैलेंज को लिया और 3 दिन के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट बना के दे दिया, है ना। और बाद में डीन ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा था है, और तुम्हारे को ऐसा काम करने के लिए बोल रहा था जो कि बहुत मुश्किल था, फिर भी तुमने कर दिया। और वो बड़े प्रभावित हुए अब्दुल कलाम जी से। फिर अब्दुल कलाम जी का ना जीवन का एक बड़ा लक्ष्य था, बड़ी जो एक हर एक आदमी के अंदर इच्छा होती है कि मैं जी बड़ा होके ना ये बनूंगा। अब्दुल कलाम जी का ये था कि मैं एक फाइटर पायलट बनूंगा, है, लड़ाकू जहाज चलाने वाला पायलट बनूंगा। पर बदकिस्मती कहेंगे या किस्मत कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम सोचेंगे, उनको लग रहा होगा उस टाइम मेरे लिए बहुत बुरा हो गया, पर देखिए कितना बाद में उनके लिए अच्छा हुआ। ये फाइटर पायलट 9वें नंबर पे आए। 8 आदमी सिलेक्ट होने थे, ये 9वें नंबर पे आए इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में, और 1 नंबर से फाइटर पायलट बनने से रह गए। बाद में आप देखते हैं एयरफोर्स का चीफ बन गए। नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों डिफेंस फोर्सेस का चीफ होता है ना। और उनको बाद में एयरफोर्स के प्लेन में बैठा के घुमाया भी गया, कि उनकी इच्छा थी कि मैं बनूं। ये उनकी ड्रेस है, जब वो पायलट में एयरफोर्स के जहाज के अंदर बैठ के घूम के आए थे, तो उनकी जो दिल की इच्छा थी वो भी पूरी हुई। खैर, जब उन्होंने आईआईटी मद्रास से पास कर लिया 1960 में, तो वो डीआरडीओ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, डीआरडीओ की एक ब्रांच है जो कि जहाजों को, रॉकेट्स को, इनको डिजाइन करती है। उसमें ये जाके इन्होंने ज्वाइन कर लिया, और वहां से ये वहां पे काम करते रहे काफी दिन तक। वहां पे रहते रहते उन्होंने होवरक्राफ्ट, यानी एक ऐसा जहाज जो हवा पे चले, इसके नीचे पहिए नहीं होते हैं, या नीचे पहिए नहीं है, ये बड़े बड़े पंखे हैं, ये इधर एक पंखा है, एक इधर एक पंखा है। ये हवा इतनी जोर से नीचे मारते हैं कि वो जमीन से गाड़ी ऊपर उठ जाती है, और वो फिर दाएं बाएं ऐसे मूव करा सकते हैं उसको, उसके लिए अलग मोटर होती है, उसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। इन्होंने डीआरडीओ में रहते हुए अपना ये होवरक्राफ्ट डिजाइन किया। यही होवरक्राफ्ट था जो आप देख रहे हैं, जो कि अब्दुल कलाम जी ने डिजाइन किया था। पर यहाँ पे वो संतुष्ट नहीं थे इस काम से, अपनी नौकरी से यहाँ पे उनको कोई खुशी नहीं थी। तो इनको बाद में एक इनकोस्पार कमेटी थी। इनकोस्पार कमेटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक हिस्सा था, है ना। उस समय इसरो ये सब नहीं था हमारे पास। तो उसके जो चीफ थे विक्रम साराभाई थे, वहां पे उनके साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, है ना। इनकोस्पार के अंदर विक्रम साराभाई, जो कि हमारे स्पेस साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उनके अधीन जाके 1962 में इन्होंने वहां ज्वाइन कर लिया, 1962 की बात है। और यहाँ पे देखिए उस जमाने का क्या आप कहेंगे, ये एक रॉकेट को असेंबल कर रहे हैं जो कि स्पेस में जाने वाला है, उसका छोटा मॉडल है, उसको असेंबल कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जी बैठे हुए हैं और एक और साइंटिस्ट कोई है। देखिए क्या दशा थी उस समय में,
कि ऐसे बैठ के हमारे दो साइंटिस्ट टेस्ट रॉकेट बना रही है, टेस्ट रॉकेट है कि पास होगा तो इसका बड़ा स्केल में बनाएंगे जो कि स्पेस में जाएगा। खैर, ये एक कुदरत का, ये एक बड़ा मेहनत का एक फल है कि जो चीज वो इतने दिनों से कर रहे थे, टेस्ट रॉकेट बना रहे थे और उसका सारी मेहनत कर रहे थे, उसका फल उनको यहाँ पे दिखाई देने लगा। बाद में इसरो बन गया। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब जनरल नॉलेज की बातें भी याद करते जाइए साथ साथ। ये इसरो है। और इसरो से पहले क्या था वो मैंने आपको बताया, इनकोस्पार है, इंडियन नेशनल कमेटी, उस समय कमेटी थी ऑफ स्पेस रिसर्च है, इनकोस्पार। उसके बाद ये इसरो बन गया और इन्होंने ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल, एसएलवी, स्पेस लॉन्च व्हीकल। मतलब इसके अंदर सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल है बना है, जो उसको लेके जाएगा, SLV-3 वो बनाया इन्होंने, इनके टाइम में बना, ये डायरेक्टर थे उसके। और उन्होंने पहला जो सैटेलाइट था हमारा रोहिणी 1980 में हमारे इन्होंने उसको भेजा DRDO से, है ना, इसको भेजा गया और इसके लिए गवर्नमेंट ने से अप्रूवल लिया इन्होंने और बहुत मेहनत करके इस रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया। तो इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में एकदम सामने आया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं और जगह जाके भी देखूंगा ये बाकी लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये नासा में गए। अब नासा क्या है आप जानते हैं ना, अमेरिका का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये उसके लिए गए और कई जगह पे, है ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, लिंगले रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए, हैम्पटन में, वर्जीनिया में गए, गॉडरेड स्पेस फ्लाइट सेंटर ग्रीन बेल्ट में गए, मैरीलैंड में, वॉल्स फ्लाइट सेट फैसिलिटी, इन जगहों पे जा जाके इन्होंने देखा कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, वहां पे स्टडी करी, वहां पे देखा कैसे कर रहे हैं और फिर आके इन्होंने अपने देश में मेहनत करी, उसके ऊपर रिसर्च की और बनाया। और ये सारे अब आपको देखिए यहाँ पे देखिए, स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV, फिर है ASLV ऑगमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल, PSLV, GSLV, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, है ना, खासकर जो बड़े बच्चे हैं उनको याद होना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये सारे टेस्ट, ये जो है ये कलाम के टाइम में, अब्दुल कलाम जी के टाइम पे ये सारे PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये सारे जो है इस इनके टाइम पे हमारे देश से गए। अब उस समय क्या हुआ, 1974 की बात आ गई। 1974 में इंडिया ने, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, पोखरण 1 नाम से उसको बुलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम देखिए, ये भी एक नॉलेज की बात है, इसको याद कर लीजिए। पहला हमारा जो ऑपरेशन हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था पोखरण में। पहली बात तो हुआ कहां था, पोखरण में, राजस्थान में। दूसरी बात, इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, याद रखने वाली बात है, इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। अब इसमें क्योंकि अब्दुल कलाम जी का तो कोई रोल नहीं था, पर क्योंकि राजा रमन्ना जो थे वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने इनको इनवाइट किया कि भैया तू आके देख, तू भी आ जा यहाँ पे देख हमने क्या किया। और इन्होंने वहां पे जब वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का ट्रायल हुआ, वो देखा गया, तो उनको बड़ा, उनको भी देखने के लिए मिला और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बहुत कन्विंस किया। देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति एक आपको एक आइडिया दे रहा है और आप आउट ऑफ द वे जाके उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। ये इस इंदिरा गांधी जी की बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने, सारा कैबिनेट अगेंस्ट था कि भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ फायदा नहीं है, देश का पैसा वेस्ट होगा, हमारा देश गरीब देश है, हमारे को ये सब करना चाहिए, खाने का बारे में सोचो, ये सोचो। पर इंदिरा गांधी जी ने सीक्रेट फंड्स अलॉट करे स्पेस प्रोजेक्ट के लिए, है, और उसके लिए कलाम को डायरेक्टर बनाया और इनको बोला कि आप करिए काम, मैं आपको फंड करती हूँ, है ना। और कलाम को डायरेक्ट 2 प्रोजेक्ट बनाए, उनका इंचार्ज बनाए, एक था प्रोजेक्ट डेवल और प्रोजेक्ट वेलिएंट, है ना। उसका काम था ब्लास्टिक मिसाइल्स बनाने का, मिसाइल बनाने का जो काम था, उसके लिए इनको फ्रीडम दे दी कि आप बनाइए, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपको फंड की कोई कमी नहीं होने दूंगा, आप डायरेक्टर हैं, आप कीजिए। और उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने उनको कन्विंस किया कि मैं, आप कर रहे हैं, मैं इस तरह से इसको, आपके पैसे को वेस्ट नहीं होने दूंगा और मैं इस तरह से इस काम को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ देख रहे हैं आप, इंदिरा गांधी जी ये खड़ी हैं और अब्दुल कलाम जी उनको समझा रहे हैं। खैर,
ये जो प्रोजेक्ट डेवल जो था वो सक्सेसफुल हुआ सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाने में, है ना, जो अब हम पृथ्वी मिसाइल हमारे देश की हम देख रहे हैं, ये लेटर जो जो प्रोजेक्ट डेवल था उसका रिजल्ट है। पृथ्वी मिसाइल 1980 में बनी। ये अब्दुल कलाम जी की एक बहुत बड़ी उनकी वो योगदान रहा। उसमें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 4, अग्नि 5, ये सारी मिसाइलें, ये सारी की सारी मिसाइल कलाम जी के रहते रहते जब वो डायरेक्टर थे उसी समय पे ये सारी मिसाइल्स का डेवलपमेंट हुआ है। और ये देखिए आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये सारी मिसाइल, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, किनका नाम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आपको याद होना चाहिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, ठीक है। और अब्दुल कलाम जी को ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि डीआरडीओ के ऑर्गेनाइजेशन के चीफ होते होते प्राइम मिनिस्टर और के एडवाइजर बन गए, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वाजपेयी जी थे, और इन्हें चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों पद इनको दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा पौधा था कि चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भी बने प्राइम मिनिस्टर के। और फिर उसके बाद पोखरण 2 का समय आया। पोखरण 2, वो पहले जो पोखरण 1 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, अब वाजपेयी जी के समय में जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे तब दूसरा परीक्षण किया भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट का, ये भी पोखरण में किया, है ना। पोखरण राजस्थान में ही वो जगह है और ये हमारे सामने की बात है। ये हुआ और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अब्दुल कलाम जी हैं, सब आर्मी की ड्रेस में, बड़ा सीक्रेट तरीके से किया गया, किसी को पता नहीं चला। जब टेस्ट हो गया उसके बाद दुनिया में हल्ला हुआ कि भैया एक्सप्लोजन, इंडिया ने को टेस्ट कर दिया, इंडिया ने बहुत गलत काम कर दिया, ये वो पूरे दिन में हल्ला हो गया दुनिया में, पर वो हो गया। और इतना पावरफुल था ये ब्लास्ट, इतना जबरदस्त था, आप देख सकते हैं कि जमीन कैसे फट गई है। ये सारे पोखरण का ये इलाका है, बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। और ये अब्दुल कलाम जी यहाँ पे खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, प्राइम मिनिस्टर हमारे वाजपेयी जी थे, और ये पोखरण 2। अब आप कहेंगे साहब इन्होंने सिर्फ स्पेस सैटेलाइट यही किया, अब्दुल कलाम जी ने और भी बहुत सारे काम किए हैं। उसमें से मैं एक दो आपको बताना चाहता हूं। जैसे इनका एक दोस्त था सोमा राजू था, ये कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का डॉक्टर थे। इन्होंने देखा कि भाई लोगों की आर्टरीज जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें जैसे आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पीला पीला, ये चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और ब्लड जाने की जगह नहीं बचती, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक कोरोनरी स्टेंट बनाया, है ना, आप बोलते हैं ना स्टेंट डाल दिया था। वो स्टेंट क्या है, इस स्टेंट का नाम था कलाम राजू स्टेंट। इस स्टेंट का नाम ही क्या है, कलाम राजू। अब होता क्या है, देखिए इसके अंदर एक गुब्बारा जैसा है और ये जाली है स्टील की। जब इसको किसी मोटी नस से आपके हार्ट तक पहुंचा देते हैं, उस वॉल में पहुंचा देते हैं जो ब्लॉक हो रही है नस, और वहां पे जाके उसको बैलून को फुला देते हैं। ये बैलून फूल गया तो ये जाली फैल गई और आपकी जो नस यहाँ बंद हो रही थी इसको दूर कर दिया गया, खोल दिया गया, और बाद में ये बैलून हट जाएगा और सिर्फ ये जाली जो है वहीं की वहीं खुली रहेगी और आपका ब्लड जो है आराम से जाने लगेगा और आपको हार्ट अटैक का डर खत्म हो जाएगा। तो ये जो है कलाम राजू स्टेंट के नाम से फेमस हुआ। तो बहुत बड़ी एक बात है कि एक स्पेस साइंटिस्ट जो है वो इस तरफ भी उनका ध्यान था। फिर उन्होंने एक गरीब लोगों के लिए एक टैबलेट बनाया, इसको टैबलेट बोलते हैं ना, छोटा वाला कंप्यूटर जो हाथ में रख के कर सकते हैं, रूरल एरियाज में लोग यूज कर सकते हैं, अपनी सेहत के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कलाम राजू टैबलेट के नाम से भी फेमस हुआ है। ये दो चीज इन्होंने मिलके बनाई। फिर क्या हुआ, अब हमारे इतना सब करने के बाद इनाम तो बनता है नहीं, तो 1981 में आपको यह नीलम संजीवा रेड्डी जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, ये इनको पद्म भूषण का रिवॉर्ड दे रहे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अब्दुल कलाम जी को पद्म भूषण मिल रहा है। उसके बाद 8वें प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकट रमन, उन्होंने पद्म विभूषण दिया इनको। पहले भूषण मिला, फिर विभूषण मिला, है ना, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन रिवॉर्ड है विभूषण।
वो इनको मिला क्योंकि इन्होंने डीआरडीओ में जो अपना काम किया, जो रॉकेट, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स और मिसाइल्स बनाई, उसके लिए इन्होंने इतना कि भारत के लिए इतना बड़ा काम किया है। पद्म विभूषण मिला इनको 1990 में। और भारत का सबसे ऊंचा रत्न, भारत का रत्न जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन रिवॉर्ड, वो मिला इनको के आर नारायणन जी के द्वारा से, जो 10th प्राइम प्रेसिडेंट थे। इनसे पहले वाले प्रेसिडेंट, ये 11वें प्रेसिडेंट बने थे, और के आर नारायणन जी जो थे वो 10th प्रेसिडेंट थे। 10th प्रेसिडेंट ने इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। क्यों? वही कंट्रीब्यूशन, साइंस, रिसर्च, मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो इंडिया में इन्होंने करी, डिफेंस के लिए मिसाइल्स जो बनाई और ये सारी चीजें बनाई, सैटेलाइट्स बनाए डिफेंस सर्विलेंस के लिए, उसके लिए इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। और इसके अलावा बाहर से भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे कि एनएसएस चेयरमैन जो थे, उन्होंने इनको स्पेस के अंदर बहुत बड़ा योगदान करने के लिए इनको एक अलग अपनी तरफ से, अपने देश की तरफ से इनको रिवॉर्ड दिया। और इनके नाम से नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में, जब इनकी 84वां बर्थ एनिवर्सरी थी, इनके लिए एक पोस्टल स्टैंप भी निकाला इनका, है ना, फर्स्ट डे कवर और पोस्टल स्टैंप भी इनके लिए निकाली। तो बहुत रिवॉर्ड्स इनको मिले। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं दलाई लामा जी के साथ हैं अब्दुल कलाम जी, रामकृष्ण मिशन, ये 150 साल हुए थे रामकृष्ण मिशन के, उसमें स्वामी करने, उसमें बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे धर्म के इकट्ठा हुए थे। वहां पे वर्ल्ड पीस के लिए बात होनी थी, संसार में शांति हो, उसके लिए वहां पे देख रहे हैं। तो इनकी शुरू से ही ये थी कि कैसे धर्म को यूज करें विश्व की शांति के लिए। और फिर वो दिन आया जब 11वें प्रेसिडेंट बने हैं। अभी भारत रत्न देने वाले यहाँ नीचे बैठ गए, और लेने वाला अब प्रेसिडेंट की शपथ ले रहा है। और ये वो तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको भारत रत्न मिलने के बाद प्रेसिडेंट बने, है ना, ये थर्ड थे। पहले दो कौन से थे मैं आपको बताऊंगा। अब ये प्रेसिडेंट की जब शपथ होनी थी तो इनके बड़े भाई ये और उनका परिवार के लोग आए शपथ ग्रहण सेरेमनी को देखने के लिए। ये देखा कितना सिंपल परिवार है कि कैसे ट्रेन में आए हैं, वहां से ट्रेन में आए हैं अपने भाई को राष्ट्रपति बनता हुआ देखने के लिए। है ये दो प्रेसिडेंट हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप इस चीज को भी याद करते जाएं साथ के साथ कि ये दो प्रेसिडेंट और थे जिनको भारत रत्न मिला था और बाद में प्रेसिडेंट बने थे। तीसरे थे हमारे अब्दुल कलाम जी, और पहले प्रेसिडेंट थे अभी तक के, अभी उसके बाद भी कोई नहीं आया जो बैचलर हो, जिनका विवाह नहीं, जिन्होंने शादी नहीं करी थी, अकेले रहते थे। ये पहले प्रेसिडेंट थे जो बैचलर थे, राष्ट्रपति में रहने वाले, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले। खैर इनका टेन्योर जो था वो मैंने आपको बताया कि 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2000, 5 साल जोड़ दीजिए, है ना, 7 तक, 2007 तक ये प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जब ये वहां से रिटायर हो गए प्रेसिडेंट से, दोबारा खड़े होने के लिए बोल रहे थे लोग कि भाई दोबारा खड़े हो जाओ, उन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने उसके बाद इनको दुनिया भर के आईआईएम से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शिलोंग के, अहमदाबाद के, इंदौर के, स्पेस रिसर्च वाले, और इनको इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस वाले, सारे दुनिया भारत के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे सब ने अपने साथ जोड़ दिया, हमारे यहाँ आप लेक्चर दीजिए, हमारे यहाँ लेक्चर। तो ये जा जाके सब जगह जाके लेक्चर देते थे, और बच्चों से तो इनको बहुत लगाव था ही, आप जानते हैं। और इनको रिवॉर्ड्स बहुत मिले। 7 ने तो इनको डॉक्टर, 7 यूनिवर्सिटीज ने तो इनको डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट, है ना, डॉक्टर कौन बनता है जो पीएचडी करता है ना, पीएचडी करने के बाद उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, पर इनको ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया, बिना पीएचडी करके ही इनको डॉक्टर की उपाधि 7 यूनिवर्सिटीज ने इनको दिया। और रिवॉर्ड्स की तो कोई सीमा नहीं है, बहुत रिवॉर्ड्स इनके पास थे। मैं उनको अगर लिखता तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती। खैर जैसे सब चीजों का, अच्छी चीजों का अंत होता है, वैसे अब हर एक व्यक्ति का भी अंत होता है। तो अब्दुल कलाम जी जब एक बार ट्रेवल करके जा रहे थे शिलोंग को, वहां पे एक लेक्चर देना था इन्होंने, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ, की पृथ्वी को एक रहने योग्य प्लेनेट बनाने के लिए एक लेक्चर देना था, वहां पे जाना था। और जब ये स्टेयर्स पे चढ़ रहे थे, सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो 6:35 हो चुके थे शाम के, और इनको लगा कि मेरे को ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और जब ये 5 मिनट बाद जब लेक्चर देने के लिए खड़े हुए, 5 मिनट के बाद ही अपने लेक्चर देते देते नीचे गिर गए।
और इनको जल्दी से वहां से लेके बैथनी हॉस्पिटल था वहां शिलोंग में, वहां लेके भागा गया। जब वे वहां पहुंचे तो इनको जब पहुंचे हॉस्पिटल में तो ना इनकी कोई नर्वस चल रही थी, ना सांस चल रही थी, और उन्होंने फिर भी आईसीयू में इनको रखा, काफी कोशिश करी रिवाइव हो जाए, पर नहीं हुआ। 7:45 पे इनका देहांत वहां पे शिलोंग में ही हो गया है। और ये बड़ी दुख की बात थी। और इनके आखिरी वर्ड्स है ना, इस आदमी की मतलब महानता देखिए कि मरते मरते भी क्या बोल रहे हैं। इनका एक वो था इनका ध्यान रखने वाला, एड बोलते हैं ना, जो मदद करते हैं हर चीज में, वहां राष्ट्रपति की मदद करने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था सृजन पाल सिंह। इसको बोला, फनी गाय, कैसा है तू, कैसा ठीक चल रहा है तू, हाउ आर यू डूइंग वेल, आर यू डूइंग वेल, तुम ठीक हो। मतलब अपने बारे में फिर भी चिंता नहीं है, मरते मरते भी उसका हाल पूछ रहे हैं। फन्नी गाय, इसको फन्नी गाय बोलते थे, पता नहीं क्यों। और यही उनका था है। तो वो कहता है कि उन्होंने बोला था कि जब मैं मरूं तो मेरे जिस दिन मैं मरूं उसको छुट्टी मत करना, डिक्लेयर मत करना, उसको काम करने का एक्स्ट्रा दिन मानना। खैर, अब फिर 30 जुलाई 2015 में इनको रामेश्वरम में बड़े राष्ट्र के ऑनर के साथ करीब 13,000 लोग वहां पे आए थे। बहुत 13,000 नहीं, 3,50,000 लोग, 3,50,000 लोग वहां पे पहुंचे और फुल स्टेट ऑनर के साथ उनको वहां पे रामेश्वरम में इनको वहां पे मट्टी दी गई। और वहां पे अब इस तरह से एक मेमोरियल बना दिया गया है, लोग आते हैं वहां देखने के लिए। और ये उनका पूंजी का सामान, जो उनका पूंजी थी, ये छोटा सा फोन, डायरी, कुछ किताबें, ये लैपटॉप और उनका वीणा। ये वीणा उनको बड़ा पसंद था, है ना, वीणा बजाते थे, सुनते थे। कर्नाटिक म्यूजिक सुनने का भी बड़ा शौक था, रोज कर्नाटिक म्यूजिक सुनते थे। बड़ा सिंपल लैपटॉप में एक सीडी प्लेयर लगा के उसमें कर्नाटिक म्यूजिक सुनते थे। और यहाँ पे अब उनको इस आइलैंड को, एक आइलैंड है यहाँ पे, आप ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा में जहाँ पे हम टेस्ट फायर करते हैं, मिसाइलों का टेस्ट होता है, वहां पे एक छोटा सा आइलैंड है जहां पे हम टेस्ट करते थे। उसको, उस आइलैंड को पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, व्हीलर आइलैंड है। अब उस आइलैंड का नाम अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। तो ये भी आपको जनरल नॉलेज की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उड़ीसा के तट पे है ना, यहाँ पे उड़ीसा का तट है, यहाँ पे उसका नाम, ये भुवनेश्वर आपको दिख रहा है, भुवनेश्वर है नीचे। यहाँ पे इस समुद्र के बीच में बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा आइलैंड है, उसको अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं। पहले उसका नाम व्हीलर आइलैंड था। अब ये सारी किताबें इन्होंने लिखी है ना। इन सबको हम अगर, कितनी किताबें लिखी हैं, ये पूरी है भी नहीं, इसके अलावा भी हैं, पर ये बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और इनके जीवन में एक ये व्यक्ति थे जिनसे बड़े प्रभावित थे, इनको बहुत ज्यादा अपना गुरु मानते थे, है ना। अब ये देखिए कमाल की बात है, ये हिंदू आदमी है गुरुजी, और वो मुसलमान आदमी है, पर इम्प्रेस्ड इससे हैं, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। इनका नाम था प्रमुख स्वामी। इनसे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि इनकी कुछ बातें इनको बहुत ज्यादा दिल पे लग गई थी, बहुत उनको अच्छा लगा था, और इन्होंने इसको अपना गुरु मान लिया था, है। और इन्होंने इसकी वजह से एक किताब भी लिखी, बुक है, ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी, एक किताब लिखी इनके नाम से। तो ये इनके एक स्पिरिचुअल गुरु जैसे बन गए। और इसके अलावा अपने जो उनका कुरान का धर्म था उससे भी बड़े जानते थे, उससे भी वेल वर्स थे, हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में बड़े अच्छे से जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, गीता भी पढ़ी हुई थी, वेजिटेरियन थे, बिल्कुल मांस नहीं खाते थे, है ना। और तमिल पोएट्री पढ़ते थे, वीणा बजाने का शौक था, और कर्नाटिक म्यूजिक जैसे मैंने आपको बताया वो रोज सुनते थे, है। और उनका एक भाषण मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा है। हमारे पास जो हमारे बीच में धर्मेश्वरी मैडम है, वो इनके कुछ कोट्स, जो फेमस कोट्स हैं, वो हमारे बीच में हम आपको बताएंगी। तो उनका एक भाषण है जो इन्होंने यहाँ पे दिया था पार्लियामेंट में, इंटरनेशनल पार्लियामेंट में गए थे, स्पिरिचुअल लीडर्स सारे धर्म के आए हुए थे, उनके बीच में उन्होंने ये छोटा सा लेक्चर दिया था। इस आदमी की महानता यहाँ से पता चलती है कि इनके विचार। Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. I am reminded of the dream of an Indian poet. अब यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको मुझे याद आता है एक इंडियन पोएट ने 3,000 साल पहले एक बात कही,
वो दोहरा रहे हैं यहाँ पे। Kaniyan Pungundranar, who articulated in 3000 years back in Tamil classic Purananur. He says, Yadumure Yavaran Kelir, which means, I am a world citizen, every citizen is my own kith and kin. वो बोलता है कि सारा वर्ल्ड जो है मेरे भाई बहन है, मैं इस पूरे विश्व का नागरिक हूँ, सारे विश्व के लोग जो हैं मेरे भाई और बहन हैं। ये 3000 साल पहले he said 3000 years back. Now what we need is a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human contact, which is called righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. उन्होंने बोला कि वो पोएट ने बोला, जहाँ पे प्रेम, घर में प्रेम होता है, वहां पे एकता होती है, वहां पे अगर हमारे मन में राइचियसनेस है, हम धार्मिकता से जीवन बिता रहे हैं, तो हमारे घर में शांति होगी, और अगर घर में शांति होगी तो अगर हमारा करेक्टर अच्छा होगा तो हमारे घर में शांति होगी, और मेरे घर में अगर शांति होगी तो मेरे जिस जगह पे मैं रहता हूं वो इलाके में भी शांति होगी, है। और फिर क्या कहते हैं, When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. जब अगर देश में एकता होगी, देश में सब कुछ सही होगा, तो पूरे संसार में भी शांति होगी। तो ये बात उन्होंने इतने साल पहले बोली, और एल के अडवाणी भी जो इनको बोलते थे कि ये भारत का एक जो सही चित्र होना चाहिए, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जिस तरह से ये अब्दुल कलाम जी ने का जो जीवन है, ये हमारे देश का ऐसा सबका जीवन होना चाहिए, और ये उनका मेमोरियल बनाया हुआ है। और हाँ, धर्मश्री, ओवर टू धर्मश्री मैडम। सर, मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपने इंडिया से इतना प्यार किया है कि उन्होंने ये एक सच इंडिया के लिए जरूर बोला है कि अगर हमें इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनानी है कि जिसे पूरी दुनिया अपने सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करे, तो उसे सिर्फ एक डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं बना सकते, बट उनको बहुत सारे भारत रत्न ऐसे बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने रिटन वर्ड्स के फॉर्म में बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स अपने इंडियन ओशन में डाले हुए हैं, जिसे अपनी न्यू कमिंग इंडियन जनरेशन कलेक्ट करके अपने लाइफ के पाथवे पे एज अ माइलस्टोन रख के बहुत ही इजीली सक्सेस लाइफ में अचीव कर सके। उनमें से कुछ स्टोन्स मैंने भी अपनी लाइफ के लिए सिलेक्ट किए हैं, जिसके वर्ड्स तो काफी इजी है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी डे टू डे लाइफ में मुझे काफी इंस्पायर करते हैं, और मैंने अपनी बुक के अंदर लिख के रखे हैं वो। all of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talents. One best book is equal to 100 good friends, but one good friend is equal to a library. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. Excellence is a continuous process and not an accident. It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. Your best teacher is your last mistake. You are born with wings. Don't crawl. Learn to use them to fly and fly. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. You have to dream before your dream can come true. Life always offers you a second chance. It's called tomorrow. Life cannot be changed in a minute, but decision taken in a minute changes everything in life. Dream is not the thing you see in sleep, but it is that thing that doesn't let you sleep. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. Winners are not those who never fail, but those who never quit. Mistake is a single page of life, but relation is a complete book. So don't lose a full book for a single page. Always be true and original, because no one can replace you. In the last, I want to share 7 secrets of success that Dr. Kalam said. I found the answer in my room. Rup said, aim high,
Fan said, be cool. Clock said, every minute is precious. Mirror said, reflect before you act. Window said, see the world. Calendar said, be up to date. Door said, push hard to achieve your goals. These are the some of the precious stones that I have collected for myself, and I hope you all will collect so many precious stones for yourself. Thank you so much. बहुत बढ़िया। आपने असल में जो बातें आपने बताई वो एक एक को बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। हर एक जो कोट है वो अपने में एक ट्रेजर है, और ये जो एक रूम के अंदर ही आपने सारा बता दिया कि हमें कैसे छत को देखना है कि मेरे को इतना ऊपर जाना है, पंखे को देखना है कि मुझे शांत रहना है, ठंडा रहना है, शीशे को देखना है कि मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करूं, दुनिया को देखूं, दरवाजे को देखूं कि खुलने के लिए मुझे प्रेशर लगाना है। तो ये सारी बातें उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से बताई, और यही उनकी एक काबिलियत और खूबी थी कि 2 लाइन में एक बड़ा एक ऐसी बात को बोल देना, है ना, जो कि आदमी उसमें मनन करे, सोचे तो उसमें बहुत डिटेल्ड बात आती है। तो आज हमारा सेशन हम यहाँ पे हमारा आज खत्म होता है अब्दुल कलाम जी का, एक ऐसी हस्ती जिसको वास्तव में इंडिया के लिए एक बड़े गर्व की बात है ना, जिसको हम बड़े खुशी से और छाती चौड़ी करके कह सकते हैं कि भाई हमारे ऐसे भी प्रेसिडेंट हुए हैं जिनकी ऐसी अच्छी विचारधारा। तो हम अपने सेशन को आज यहाँ पे, हमारा समय भी लगभग हो ही रहा है, हम इसको आज यहाँ खत्म करेंगे। अगली बार फिर हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए।